नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अब दिग्गजों पर दांव है। दरअसल मध्य प्रदेश में दीपावली के 5 दिन बाद मतदान होगा। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में यानी 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके 16 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में आज से 55वें दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे। नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 2018 में दीपावली के 21 दिन बाद 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 11 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी। 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 5,60,60,925 मतदाता हैं। 2018 में 5,04,33,079 मतदाता थे। मध्य प्रदेश में पिछले 3 चुनाव का शेड्यूल पर नजर डालें तो इस बार वोटिंग और काउंटिंग जल्द हो रही है। इस बार 17 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, जबकि इससे पहले 2013 में 25 नवंबर को वोट डाले गए थे और 8 दिसंबर को नतीजे आए थे। और 2018 के चुनाव में भी 8 दिसंबर को ही नतीजे आए थे। पिछले 3 चुनाव की तुलना में इस बार प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए थोड़ा सा कम समय मिलेगा। चुनाव की तारीख के ऐलान से मतदान के पहले प्रचार थमने तक कैंपेनिंग के 37 दिन ही मिलेंगे। 2008 के चुनाव में यह स्थिति 42 दिन और 2013 के चुनाव में 46 दिन, 2018 में 51 दिन की थी। 230 सदस्यीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर की तारीख का घोषणा की गई, जहां मतदान होगा। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और चौथी सूची में कुल 57 नाम हैं। इन 57 सीटों में से 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और 6 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। वहीं 45 सामान्य सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। सभी 57 सीटों पर मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया गया है। इनमें से 9 विधायक ऐसे हैं जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इन सभी ने बाद में पाला बदल लिया था और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। जैतपुर से विधायक मनीषा सिंह को इस बार जयसिंह नगर से टिकट दिया गया है। वहीं जयसिंह नगर से विधायक जयसिंह मरावी को जैतपुर भेज दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की सूची 25 सितंबर को घोषित की थी और पहली सूची उससे पहले 17 अगस्त को सूची जारी की थी। और भाजपा की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित कई सांसदों को टिकट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान 17 अगस्त को किया था। मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगते ही इसका असर देखने मिलने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर के सिहोरा के बघराजी और बरगी का आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बघराजी में महिला सम्मेलन में, बरगी में आदिवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे, लेकिन रद्द कर दिया गया है। आज आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस आदर्श आचार संहिता के बाद में राजनीतिक दलों की तैयारियां क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो 57 प्रत्याशियों की चौथी सूची है, उसका क्या समीकरण है, क्या स्थितियां बनती हैं और चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक नरवरिया जी। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत गुरुदेव जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक सतीश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन आदर्श आचार संहिता लगी उसी दिन शाम को 57 लोगों की नई सूची जारी कर दी है। पहले की सोची समझी रणनीति थी या इंतजार था कि जिस दिन आदर्श आचार संहिता लागू होगी उस दिन इन विधायकों के, जो वर्तमान विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनकी सूची जारी की जाएगी, या फिर कुछ और रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है और आज से आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी तारीखों का इंतजार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी आप देखेंगे 3 सूचियां जारी कर चुकी है। लगभग 79 उम्मीदवार पहले ही जारी कर चुके थे और आज हमने देखी बड़ी सूची आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के मन में कहां संशय है, कहां उनकी उनको तकलीफ है, क्या दिक्कत जा रही है कि लगातार वो 230 में से एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए हैं। कभी वो जनाक्रोश यात्रा का बहाना लेते हैं, कभी वो पितृपक्ष का बहाना लेते हैं। लगातार इस प्रकार का माहौल है क्योंकि उनके पास, मुझे लगता है कि उम्मीदवारों को लेकर एक बहुत संशय बना हुआ है।
और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे 5 साल जनता के बीच में और गरीब कल्याण के बीच में काम करती रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नया नहीं है उम्मीदवार घोषित करना, क्योंकि कार्यकर्ता तो ऑलरेडी नीचे बूथ तक ऑलरेडी रहता है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है और आगामी समय में आप देखेंगे और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की अगली सूचियां भी जारी होंगी। ठीक, बिल्कुल सही कहा कि अगली सूचियां और आ जाएंगी। लेकिन प्रशांत जी, जो संशय दीपक जी को है, दीपक नरवरिया जी कह रहे हैं कि पता नहीं कांग्रेस में क्या संशय की स्थिति है और अभी तक कांग्रेस सूची जारी क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब क्या दे पाएंगे प्रशांत जी आप? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ रही है। हम सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, हिंदूवादी हैं। हम उस चीज को मानते हैं कि अभी कड़वे दिन चल रहे हैं। कड़वे दिन में लिस्ट जारी नहीं की जाती, लेकिन इन्होंने जता दिया कि ये सिर्फ ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, ये सच्चाई पे नहीं चलते हैं, हिंदूवादी का नाम लेते हैं। अगर इनमें इतना ही था तो इनने कड़वे दिन में क्यों लिस्ट जारी की? कड़वे दिन में पूरी तरह से हिंदू धर्म के अंदर बड़े सिस्टम से रहा जाता है, कोई भी नया काम नहीं किया जाता है। और कांग्रेस की सूची बिल्कुल आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 30 सीटें जीतना इनको मुश्किल पड़ जाएंगी। नहीं, यहाँ एक बात जैसे कि आपने कही कि ये पितृपक्ष चल रहे हैं इसलिए नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची थी 27 अगस्त को आ गई थी, पितृपक्ष के बहुत पहले आ गई थी। कांग्रेस पार्टी पूरे सर्वे पे जीतने वाले कैंडिडेटों के लिए मंथन कर रही, आत्म मंथन करके मेहनत कर रही है जी। इन लोगों को मेहनत करना नहीं है। क्या इन्होंने अडानी के पैसों से जो सरकार लोकतंत्र की हत्या कर खरीदी थी, तो उसी अहम और अहंकार में डूबे हुए हैं। ठीक है, इनको पता नहीं कि जनता इनसे बहुत नाराज है। मध्य प्रदेश की जनता, पूरे देश में बहुत गंदा मैसेज गया था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी बड़ी सोच समझ के रणनीति के तहत काम कर रही है और ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी जाल में फंसने वाली नहीं है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का बिछाया हुआ जाल है कि वो लगातार सूचियां जारी करे, तो ये कांग्रेस को फंसाने के लिए बीजेपी का जाल है। कांग्रेस इनके जाल में, और कांग्रेस खुद ही ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास है। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी को 2018 में हुकूमत मिली थी जी, जनता ने जिताया था। पीछे के दरवाजे से जो इन्हें हुकूमत को छीना, लोकतंत्र की हत्या की, उसकी सजा इनको 2023 में जनता देने वाली है। ठीक है, वापस डर है जी। जब आपके कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता कह रहे मैं चुनाव लड़ना चाहता था, तो उनको मजबूरी में लड़वाया जा रहा। आप प्रहलाद पटेल जैसे वजनदार नेताओं को अगर विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है, उनके भाई जालम सिंह पटेल जो 4 बार से जीत चुके थे, उनकी टिकट क्यों काट दी गई? इसका मतलब चुनाव हार रहे थे। अच्छा, चलिए, जैसे कि आपने कहा कि वो चुनाव हार रहे थे इसलिए उनका टिकट काटा गया, तो हो सकता है दूसरी सीट से उनको खड़ा किया जाए। हालांकि ये विषय नहीं हमारा। वापस आऊंगा आपके पास में। सतीश सक्सेना जी, आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये दोनों चीजें, आदर्श आचार संहिता का लागू होना और उसके कुछ घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची आना, और उस सूची में वो नाम जिन पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी, सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे या फिर विदिशा से चुनाव लड़ेंगे, या चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, इन सब अटकलों को विराम देती हुई चौथी सूची आई है। आपका मंतव्य क्या है इस विषय पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो चुनाव लड़ती है जी, और उसका परिणाम जो है अपने सामने आता है। अब ये जो चुनाव है इसमें भी आप ये देख लेना कि हार जीत का अंतर जो है 10-5 सीटों पे ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अगर शिवराज जी ने जो ये महिलाओं का एक सिस्टम डेवलप किया है, लाडली बहना वाला, इस लाडली बहना से कम 30% तो लाभ बीजेपी को होगा, भले 60% ना हो। और उस आधार पे अपन कह सकते हैं कि ये 100 सीटें लगभग ये प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अब जहां तक सवाल ये बड़े दिग्गज नेताओं को लड़ाने का है, तो बड़े दिग्गज नेता जो हैं, अब जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं या कैलाश विजयवर्गीय जी हैं या प्रहलाद पटेल जी हैं, अब ये हो सकता है बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी रही हो कि आप लोग जाइए, चुनाव लड़िए और जीत के बाद में आप वापस आप लोकसभा में आ जाइए, हम विधानसभा की टिकट किसी और को दे देंगे। एक ये भी एक रास्ता हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि चूंकि शिवराज पे एक दबाव बनाने के लिए कि भाई चीफ मिनिस्टर तुम अब नहीं बन पाओगे, इसलिए इन 4 लोगों को उतारा है उन्होंने कि भाई आप 4 लोग जो हैं अब आप लोग आपसी में थे कर लीजिए, इसमें चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा। तो इसी कारण मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के ये है, अब जैसे कांग्रेस ने कहा उनकी सीटें उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं की, प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किए, सोच अच्छा है, क्योंकि उनने ये स्ट्रेटेजी बना ली है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है उनके आधार पे हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे कि किसमें कितना वजन है और कौन कितना जो है प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल हो सकता है 2-4 दिन में वो भी सीटें अपनी डिक्लेयर कर दें। ठीक है, हो सकता है कि ये चीज हो सकती है कि जैसा आपने कहा कि पहले ये देख लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरी 230 विधानसभा सीट पर कहां किस तरह से रणनीति बिछाई गई और कौन कौन वहां से प्रत्याशी, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखते हुए कांग्रेस अपनी रणनीति तय करेगी। दीपक जी, आपके पास आ रहा हूं, और प्रशांत जी ने जो बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी होने का ढोंग करती है,
दिखावा करती है और पितृपक्ष में सूची जारी कर दी है, जबकि पितृपक्ष में सनातन परंपरा के आधार पर कोई नया काम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जो कहा है प्रशांत जी ने कि आप केवल हिंदूवादी होने का दिखावा करते हैं। देखिए, कांग्रेस को बहुत स्पष्ट में हम सब बहुत स्पष्ट जानते हैं कि कांग्रेस को सनातन का ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगातार सनातन धर्म का अपमान और उसकी बुराई में हमेशा लगी रहती है, इसलिए उनकी उसकी जानकारी नहीं। दूसरी बात स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और इस देश के मन में मोदी है, और आने वाले चुनावों में आप देखेंगे 51% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। लगभग 200 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं। इसी देश न्यूज चैनल में आज मैं बैठा हूं, आपको स्पष्ट कर दूं, 3 दिसंबर को पुनः जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर आपके साथ यहीं बैठूंगा और पूरे मध्य प्रदेश को यहीं से आपके साथ शुभकामनाएं दूंगा। थोड़ा सा दीपक जी आंकड़ा समझ में आया कि 51% वोट शेयर और 200 सीटें, यदि 51% वोट शेयर होगा तो 200 सीटों तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे आप। देखिए, 51% वोट शेयर से सीटों का आकलन नहीं हो सकता है। देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं, आप देखिए अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो मात्र 4,500 वोट से भारतीय जनता पार्टी अगर और आती तो आज भारतीय जनता पार्टी की 2018 में सरकार हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। हाँ। मात्र 4500 वोट के आसपास का एक मामला था। हाँ, हालांकि वोट शेयर आपका ज्यादा ही रहा, बीजेपी का ज्यादा रहा 2018 में। हाँ, हम लगभग इनसे 45,000 वोट के आसपास ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के आए। हाँ, वो तो कहीं 50 वोट से, कहीं 100 वोट से ऐसी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहीं आगे पीछे हुए और कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस को जो है सनातन का ज्ञान ही नहीं है, प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि दिग्विजय सिंह जो है वो दीपक दूसरी बात मैं एक और बोलना चाह रहा था कि क्या है कि अभी पूर्व में सोनिया गांधी जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण का जो सपना जो है वो राजीव गांधी जी का था। बिल्कुल सही था, ये देखिए बिल्कुल स्वीकार किया। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, सही बात, ये सपना राजीव गांधी जी का था। बिल्कुल सही है। राम मंदिर बनाने का सपना, राम मंदिर के ताले राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। राम मंदिर का सपना शुरुआत किसने की थी? लाखों करोड़ों हिंदुओं की राम मंदिर के ताले खुलवाने वाले माननीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे। धारा 370 हटाने का सपना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। लेकिन आप देखेंगे कि ये सपने किसने पूरे किए? इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन सपनों को पूरा किया गया। राम मंदिर बनाने का निर्माण हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो रहा है, लोगों हिंदुओं की हत्या हो रही है, मैं आपके बारे में आप कुछ बोलेंगे? बिना सोचे समझे कोई काम करना कोई अच्छी बात है? मैं एक और आपको पुराने 2003 के पहले ले जाता हूं कि 1997 में बैतूल के मुल्ताई में किसानों के ऊपर किस प्रकार जो नरसंहार किया गया, गोलियां चलाई गई, उसमें 24 किसान मारे गए थे उस समय। क्यों मंसूर भूल जाए फिर हम? नहीं, मंसूर भूल जाए। 24 किसान मारे गए। नहीं, मंसूर भूल जाए, मंसूर गोलीकांड भूल जाए आप। और जब दिग्विजय सिंह जी से 2018 में दिग्विजय सिंह जी से चुनाव के बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह चुनाव को रोग हो चुका है, चुनाव विकास पर नहीं जीते जाते। और आज अंतर देखिए, जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार विकास, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला, भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर खड़ी हुई है, इसलिए बौखला गई हो, बड़े बड़े नेताओं को उतारना पड़ा है। हमारे संजय शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव हराएंगे, देख लेना, आज लिख लीजिए, और मैं इस डिबेट में बैठूंगा 3 तारीख को। बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए, मैं आपके साथ बैठूंगा और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। और मिठाई तो आपको खिलानी पड़ेगी, क्योंकि विजयश्री तो हमको ही प्राप्त हो रही है। सरकार बनेगी तो कमलनाथ साहब मुख्यमंत्री बनने वाले। चलिए, मेरा आप दोनों से आग्रह है, आपकी सरकार बने, हमें मिठाई जरूर खिलाइएगा। जरूर जी। अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में जो भी सरकार बने, जो भी राजनीतिक दल आए, वो सुचिता के साथ आए और मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए आए, मध्य प्रदेश के जो विकास के लिए, मध्य प्रदेश के लाभ के लिए हो। लेकिन यहाँ मैं सतीश सक्सेना जी आपके पास आना चाह रहा था, आपके पास आऊंगा प्रशांत जी, लेकिन सतीश सक्सेना जी, जो सक्सेना जी बात आ रही है कि मध्य प्रदेश के विकास की हम बात करें, मध्य प्रदेश की जनता के विकास की बात करें, यहाँ आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, ये किसान का कांड उस समय हुआ, दिग्विजय सिंह की सरकार में हुआ, फिर शिवराज सरकार में मंसूर का कांड हुआ, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन यदि हम वर्तमान सिनेरियो को देखें, विकास कार्यों को देखें, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस मांगा है, एक समय दिया हुआ है 4 दिन का कि चाहे केंद्र सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, राज्य सरकार हो या चुनाव आयोग हो, ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है या फिर घोषणाएं करने का जो है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे, इन सब चीजों के बीच में जनता कहां है, मतदाता कहां है, मतदाता की सुचिता कहां है, मतदाता का मन कहां है?
देखिए, ये जो रेवड़ी कल्चर है ये किन्हीं अन्य राज्यों से डेवलप हुआ है जी, चाहे वो साउथ का कोई राज रहा हो जयललिता जी के टाइम में या कुछ और दूसरे राज्य रहे हों, लेकिन इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन शिवराज जी ने जो ये 1200-1500 रुपए का जो एक ये कन्याओं के लिए शुरू किया है, इससे जरूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल विकास का है, तो विकास मुझे आप बताइए, विकास कहाँ हुआ है? 10 चीजें मुझे बता दीजिए विकास की, 10 अपन बात कर लेते हैं। 10 चीजों में कि विकास हुआ है। सड़क बनवा लेना विकास नहीं होता। या आप कहें कि साहब हमने कॉलेज बना दिया विदिशा के अंदर, तो वो विकास नहीं होता। विकास तो ये होता है कि आपने कितने युवाओं को जो है वो रोजगार दिया है, उनको ये रोजी रोटी का आपने इंतजाम किया है, व्यवस्था की है आपने। जी आ रहा हूँ दीपक जी, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं होता विकास का। विकास को तो अगर कहें अपन, तो यूपी में जब बस सापा की सरकार थी तो उन्होंने बहुत विकास किया था। उन्होंने तो वो सारी सड़कें बना दी थी और जेड उतरवा दिए थे सड़कों के ऊपर। यूपी में तो विकास का पैमाना बाबा का बुलडोजर है। जी हाँ जी। तो वो ये चीजें विकास जो है ये कभी लागू नहीं होता। दूसरा ये है कि ये सरकार का जो एक चेहरा था उसको पिछले चुनाव में जनता रिजेक्ट कर चुकी है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है नहीं? अब ये बात दूसरी है कि आपने जोड़ तोड़ करके और बेच के खरीद के जो भी है लोगों को ले लिया और सरकार बना ली और सरकार चलाई आपने, वो बात अलग है। और फिर अपन कितने कर्जदार हैं मध्य प्रदेश की जनता, जरा इस पे भी तो अपन को अध्ययन करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति 40,000 से ज्यादा का करे। 48,000 कुछ रुपए पैदा होने वाले बच्चे के सर पर कर्ज है। बिल्कुल का मॉडल कहाँ से कहलाएगा बताइए ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीजें हैं इन चीजों पर भी गौर किया जाना चाहिए। इससे पहले कि प्रशांत जी आपके पास आऊं, आप ही के कुछ सवाल हैं जो सतीश जी ने किए हैं। दीपक जी आपके पास आ रहा हूं, उन्हीं सवालों के उत्तर की विकास की परिभाषा, क्या सड़कें बनाना विकास है, बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना विकास है, कॉलेज बनाना विकास है, जैसा कि सतीश जी ने कहा कि ये सारे सवाल। सतीश जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में इनको वो विकास नहीं मानते, वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन्होंने ही कहा कि वहाँ सड़कें बनाई हैं वो विकास है, समाजवादी ये उन्होंने कहा। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, पिछले 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 49,000 शिक्षक भर्तियां की हैं और वर्तमान में सीखो कमाओ योजना से युवाओं के लिए दीपक जी एक छोटा सवाल मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। दीपक जी, आपने कहा कि पिछले 3 सालों में 49,000 शिक्षकों की भर्तियां की हैं। ये जो सड़कों पर घूम रहे फिर ये लोग कौन है? क्या ये मध्य प्रदेश के नहीं है? ये बाहर के लोग हैं। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी भर्तियां हुई हैं, वो एक प्रमाण है। दूसरी बात स्पष्ट कर दूं कि युवाओं के लिए जो अभी सीखो कमाओ योजना के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है, रोजगार के अवसर मिले हैं। और विकास की इन्होंने बात की कि विकास, इसको विकास नहीं कहते। आप देखिए कि क्या उसको विकास कहेंगे जब 2003 के पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 24 घंटे में 4 घंटे बिजली आती थी। पटवारी घोटाला, 4 घंटे घोटाला, बच्चे उसमें पढ़ सकते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। घोटाला, इस पर भी अपनी बात रखी है। ये विकास है मध्य प्रदेश का विकास। ई-टेंडिंग घोटाला है 500 रुपए की मध्य प्रदेश का। ई-टेंडिंग घोटाला, आज वर्तमान घोटाला, मास्टरों की सैलरी घोटाला, बेचारे कितने बच्चों की जान चली गई है, उस पर बात करिए ना। और बड़े अधिकारी बनने की तो बात में जो आग लगी है, कितना बड़ा इनने पूरे कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। जला के रख दिए। कोई एग्जाम इस मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। लोगों के सपने, युवाओं के सपने चूर हो गए। इनको जेल मध्य प्रदेश की हवा खाना पड़ेगी, जेल के अंदर जाएंगे। और दूसरी बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस करती क्या है? कांग्रेस भ्रष्टाचार को रोकती है। 50% का भ्रष्टाचार को रोका है। 50% का भ्रष्टाचार कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ होगा। 40%। करीबन 14 करोड़। दीपक जोशी आपके पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया इस पर। ये माननीय संत पुरुष के बेटे हैं वो। 14 करोड़ जोशी ने कहा है जिनके फर्जी नाम आपके पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 50% की कमीशन की सरकार चल रही है और 2.5 लाख चल रही है। 50% बचाया गया, बर्बाद कर दिया है मध्य प्रदेश को। दीपक जी आज किसान कहाँ है? आप देखिए आज किसान सम्मान। ठीक है प्रशांत जी, दीपक जी किसानों का माफ हुए। दूसरी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज यूरिया की बात बोल रहा हूँ, सस्ते बोलने की आदत डालो। यूरिया की आप बात करें, जहाँ यूरिया 3,000 रुपए में
मिलता था, आज वहीं किसानों को। चलिए ठीक है दीपक जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। दीपक जी वापस आ रहा हूँ। प्रशांत जी ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। 15 महीने का समय जनता ने दिया था आपको, 15 साल के बाद महीने के अंदर पूरी जांच का भ्रष्टाचार, इनको जेल जाने का डर लगने लगा था। ये सबसे बड़ा काम करके क्या? परिवारवाद, इनके पूरे मंत्री, दो इनके प्रमुख मुद्दे अरे कैलाश विजयवर्गीय की परिवार बात नहीं है। और तीसरी बात देखिए, वसुंधरा राजे का लड़का है वो परिवारवाद नहीं है। गरीबों का पैसा कहाँ ले गए इन्होंने? सुंदरलाल पटवा का जो लड़का है अवार्ड, आप देखिए परिवारवाद नहीं है। तो मत बोला करो, सच बोलने का डालो, शर्म करो जरा सी आप लोग। आईफा अवार्ड कांग्रेस नहीं करा रही थी कि आप स्पष्ट कर दीजिए मुझे। कांग्रेस क्या करा रही? आईफा अवार्ड नहीं करा रही थी क्या कांग्रेस? सारे अच्छा काम करा रही थी। रोजगार मिलने वाला था, दोहन किया जा रहा हिसाब हो रहा था। पटवारी घोटाले में बोलिए, पटवारी घोटाला मध्य प्रदेश की सरकार से बोलने कुछ होने वाला। पटवारी घोटाला, घोटाला, व्यापक घोटाला, आज 5 साल के बच्चों को घोटाला स्पष्ट पता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आएगी, 50% कमीशन की जांच कराएगी, सारे पहले में जाएंगे। ठीक है, जेल की सलाखों में बैठ के देखेंगे और आप उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कांग्रेस के लोग ईमानदार हैं। अच्छा, फिर ये 18 साल से बताइए क्या हुआ, किसके क्या कर पाए लोग? अगर बेईमान थे तो बताइए, जवाब दीजिए। वो मैं ये प्रश्न लेके आऊंगा दीपक जी आपके पास में, लेकिन मैं सतीश सक्सेना जी के पास जाना चाहूंगा। सतीश सक्सेना जी, ये जो बात है कि ठीक है कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल में डाल देंगे, कांग्रेस की सरकार यदि कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का मतदाता आशीर्वाद दे देता है तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या करेंगे, ये बात निकल के नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो उजागर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार यदि आती है तो मध्य प्रदेश की जनता मतदाता के लिए क्या करेगी, ये बात सामने नहीं है। हमने ये किया है, ये बात सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ एक प्रॉमिस है, एक डिलीवरी है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसे में मतदाता कंफ्यूज होगा क्या इस बार? जैसे कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब तो घोषणा कर नहीं पाएंगे किसी तरह की, और अब ना ही कोई शिलान्यास होगा, ना भूमि पूजन होगा, ना उद्घाटन होगा। तो अब तक जो कुछ हुआ है उसका यशोगान करके जनता के बीच जाना, जनता के मन को मापना या जनता में पैठ बनाना कामयाब हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा जी। उसका कारण ये है कि शिवराज जी 18 साल से मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता है, चीफ मिनिस्टर रहे जी, है ना सर। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई बीजेपी के सामने जो उन्होंने चेहरा जो है शिवराज का नहीं किया आगे कोई हमारे जो है फेस जो है हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का ये रहेंगे। समझिए इस बात को आप। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको ये है कि शिवराज जी का फेस चेहरा जो है वो नहीं चल पाएगा। ठीक है। अब शिवराज जी ने 2-3 कार्ड चले हैं, अब वो कार्ड कितने सफल हो पाते हैं इसके बारे में अपन अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना अपन कोई भविष्य वक्ता जी, है ना साहब जी। लेकिन ये तय मान के चलिए आपके कांग्रेस और बीजेपी में नेक टू नेक टक्कर होने वाली है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कहूँ कि बीजेपी जीत जाएगी या मैं कहूँ कांग्रेस जीत जाएगी तो अपन कोई विश्लेषक तो नहीं है कि अपन पहले चुनाव मतदान के पहले ही घोषणा कर देगा फलानी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन इन 4-5 बिंदुओं पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा अपन को कि जैसे अब शिवराज जी ने कहा उन्होंने विकास किए हैं, तो विकास पे अगर वोट चाहिए थे तो शिवराज जी को चेहरा आगे करना चाहिए था। 18 साल में उन्होंने ये विकास किए हैं, वो बताते हैं फिर जनता को कि मैंने 18 साल में ये विकास किए हैं। फिर उनको साइड लाइन क्यों कर दिया गया? फिर ये दिल्ली से क्यों आपने तंबू थोपे हैं? आप बताइए, चाहे प्रहलाद पटेल हों चाहे दूसरे नेता हों, तो ये कारण क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, जो बहुत सारे नाम जबलपुर के भी हैं, वो राकेश सिंह है। बिल्कुल ये है कि जब आपको मालूम है कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो नेता है, हमारा मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो सक्षम है, उन्होंने विकास किया है, विकास की गंगा बहाई है। विकास की जब गंगा बहाई है तो उन्हें साइड लाइन करने की जरूरत क्या है? उनका चेहरा आगे करिए। सही है, वो चेहरा आगे करके आप चुनाव लड़वाइए, अब मालूम पड़ जाएगा बीजेपी को कि क्या स्थिति है। ठीक है, सही कहा आपने कि ये चीजें यदि होंगी तो फिर तस्वीर और अलहदा हो सकती है। दीपक जी, जब कभी भाषण होता है, जब कभी कोई सभा होती है तो मध्य प्रदेश के नेता, चाहे वीडी शर्मा की हम बात करें या और जो नेता हैं, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कार्य किए हैं। तो वो जननायक अभी जननायक हैं या नहीं है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस मध्य प्रदेश की बात करूं चाहे देश की बात करूं, जनता के लोकप्रिय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लगनशील कार्यकर्ता आप देखेंगे उनके नेतृत्व में। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जननायक थे ना वो, बिल्कुल हैं। तो इस बार उनका चेहरा सामने नहीं है, वही बात कहाँ? बिल्कुल उनका चेहरा सामने। आप देखिए आज जन आशीर्वाद में आप देखेंगे लगातार उनके द्वारा भोपाल के अंदर सभाएं की अमित शाह जी से आप ही के पत्रकार जी जनता के बीच में रहे हैं।
जनता के ऐसा कोई सा दिन नहीं है कि जब वो जनता के बीच में ना रहे हो, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा। नेतृत्व से चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं कमलनाथ जी को देख लें, उलट में तो कमलनाथ जी को नजर भी नहीं आते। अमित शाह का बयान गलत है। आप बताइए, आपके गृह मंत्री का जो उन्होंने कहा भोपाल में मिंटो हॉल के अंदर, वो देश चैनल के संवाददाता ने पूछा था उनसे कि शिवराज जी चेहरा होंगे, उन्होंने बोला नहीं, सामूहिक चेहरा होगा। शिवराज जी की लोकप्रियता मैं अपनी बात कर लूं, फिर मैं चाहूंगा कि जी बिल्कुल प्रशांत जी आपके पास भी आऊंगा। दीपक जी अपनी बात रखें, कुछ समय की सीमा है, कम शब्दों में अपनी बात रखें। जी मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके वरिष्ठ नेता हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है। हाँ। और आप देखेंगे क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान यदि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता है तो? ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अलग है। इसमें विधायक दल का नेता विधायक मिलकर चुनते हैं कि वो किसको ठीक है। प्रशांत जी, कांग्रेस को विधायकों के ऊपर निर्भर करता है, कांग्रेस के ऊपर जैसा नहीं है कि यदि कांग्रेस को आशीर्वाद मिला तो कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, माननीय कमलनाथ साहब सीएम मुख्यमंत्री बनेंगे और वही 15 महीने में वही मुख्यमंत्री रहे। कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, हमारे बिल्कुल मुख्यमंत्री आप देखिए विधायकों का जो विधायक चुनकर आते हैं उनका कोई निर्णय नहीं है। पार्टी ने तय कर लिया है, तय कर दिया पार्टी ने तय किया है कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय कमलनाथ साहब होंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये मीटिंग में तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा। अभी आदर्श आचार संहिता लग गई है और उसमें स्पष्ट कर दूं, उसमें दो चीजें बहुत प्राथमिकता से बंद होती है। एक तो सांप्रदायिकता फैलाना और दूसरा जातिवाद। और कांग्रेस जातिवाद की जड़ी वही है। कांग्रेस तो दो काम प्रमुख ही करती है, सांप्रदायिकता फैलाना ठीक है और जातिवाद का बीज बोना। चूंकि समय की सीमा है, बिल्कुल समय की सीमा है। बहुत कम शब्दों में सतीश सक्सेना जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची 57 प्रत्याशियों की जारी होना, अब इसमें कई विधायक तो ऐसे हैं जो 4 बार के हैं, 5 बार के हैं जी, समझे कि नहीं आप? तो उनका अपना एक आधार है क्षेत्र में, उनकी अपनी एक पहचान है जी। पार्टी से हटके भी वो मतलब ये कि लोगों के संपर्क में रहते हैं जी। तो ये जो बीजेपी ने हाईकमान ने जो ये सूची जारी करके और ये जो एक सिस्टम डेवलप किया है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। एक बात समझ लीजिए आप, क्या है कि इनमें कई विधायक ऐसे हैं, मंत्री ऐसे हैं कि जिनसे वहाँ के क्षेत्र के लोग नाराज हैं। अपन भले यहाँ अपन राजधानी में बैठ के कुछ भी कह लें, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वो इनसे नाराज हैं, इनके कामों से नाराज हैं। अब वो वोट कहाँ किधर कन्वर्ट हो पाएगा ये अपन अभी नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, नहीं। हालांकि आपने सही कहा कि वो वोट कहाँ कन्वर्ट हो पाएगा और जनता की यदि नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू होता है तो उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा और फायदा कैसे होगा, यह तो चुनाव परिणाम बतलाएंगे। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय की सीमा इसलिए चर्चा को विराम देंगे। दीपक नरवरिया जी, प्रशांत गुरुदेव जी, सतीश सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से अब बात सामने आ रही है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने चौथी सूची जारी करी और चौथी सूची में 57 नाम, 57 वो नाम है जो सिटिंग एमएलए हैं। सिर्फ एक जगह ऐसा है कि जहां सीटों की अदला बदली कर दी गई है, जयसिंह नगर के जो विधायक हैं उनकी सीट बदल दी गई है और उनकी दूसरे स्थान के विधायक को उनकी सीट पर ला करके खड़ा कर दिया गया। अब सिर्फ देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की यह जो रीति नीति चल रही है इसकी कांग्रेस के पास क्या काट है और कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही है, क्या पितृपक्ष खत्म होने का, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोहरे अपने अपने स्थान पर जब फिट हो जाएंगे तब कांग्रेस अपनी चाल उजागर करेगी और अपने मोहरे उतारेगी। उसके बाद देखना होगा कि किस सीट पर कितना दिलचस्प मुकाबला होता है और कहां कांटे की टक्कर और कहां एक तरफा रिजल्ट होने की घोषणा हो पाएगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।